जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं पत्नी हो तो ऐसी की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बरसात की रात थी। काले बादल आसमान में ऐसे लटके थे मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें नीचे खींच लिया हो। पूरे गांव में बिजली गुल थी और हवा के साथ टकराते पेड़ों की चरमराहट हर तरफ गूंज रही थी। राधा ने खिड़की के भीतर से बाहर झांका तो सामने के आम के पेड़ पर पानी की मोटी बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। उसके पति शिवा गहरी नींद में थे, मगर राधा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अचानक थक 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 दरवाजे पर ऐसी दस्तक हुई कि घर की लकड़ी की चौखट तक कांप उठी। घड़ी रात के 1:30 बजा रही थी। राधा का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं। वह धीरे धीरे उठी। पांवों के नीचे की पुरानी फर्श चरमराई। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिवा अब भी बेखबर सो रहा था। कौन होगा इतनी रात को, उसने सोचा। फिर भी उसने पति को जगाने की जरूरत नहीं समझी। हाथ में टिमटिमाती लालटेन लेकर वह दरवाजे तक पहुंची। बाहर से बारिश की तेज बूंदें दीवारों पर बज रही थीं, पर दस्तक उतनी ही साफ थी जैसे कोई धैर्य खो रहा हो। राधा ने कुंडी पर हाथ रखा, लेकिन खोलने से पहले एक अजीब सी गंध उसके नथुनों से टकराई, जैसे गीली मिट्टी में कहीं जलता लोबान छिपा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे की दरार से झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखा, न कोई आदमी न कोई छाया। कौन है? उसकी आवाज में अजीब स्थिरता थी। कोई जवाब नहीं, बस बरसात की और तेज होती बौछार। उसने दोबारा पुकारा, अब भी सन्नाटा। राधा ने कुंडी धीरे से सरकाई और दरवाजा आधा खोला। हवा का झोंका इतना तेज था कि लालटेन की लौ कांपकर लंबी हो गई। सामने मिट्टी का आंगन और उससे आगे कच्ची पगंडी, सब भयानक सन्नाटे में डूबा। तभी उसकी नजर दरवाजे के बिल्कुल नीचे पड़ी। गीले फर्श पर 2 ताजा गीले पांवों के निशान थे, बड़े नंगे और सीधे आंगन की ओर जाते हुए। लेकिन उन निशानों का अंत कौन होगा इतनी रात को, उसने सोचा। फिर भी उसने पति को जगाने की जरूरत नहीं समझी। हाथ में टिमटिमाती लालटेन लेकर वह दरवाजे तक पहुंची। बाहर से बारिश की तेज बूंदें दीवारों पर बज रही थी, पर दस्तक उतनी ही साफ थी जैसे कोई धैर्य खो रहा हो। राधा ने कुंडी पर हाथ रखा, लेकिन खोलने से पहले एक अजीब सी गंध उसके नथुनों से टकराई, जैसे गीली मिट्टी में कहीं जलता लोबान छिपा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे की दरार से झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखा, न कोई आदमी छाया। कौन है? उसकी आवाज में अजीब स्थिरता थी। कोई जवाब नहीं, बस बरसात की ओर तेज होती बौछार। उसने दोबारा पुकारा, अब भी सन्नाटा। राधा ने कुंडी धीरे से सरकाई और दरवाजा आधा खोला। हवा का झोंका इतना तेज था कि लालटेन की लौ कांपकर लंबी हो गई। सामने मिट्टी का आंगन और उससे आगे कच्ची पगडंडी, सब भयानक सन्नाटे में डूबा। तभी उसकी नजर दरवाजे के बिल्कुल नीचे पड़ी। गीले फर्श पर 2 ताजा गीले पांवों के निशान थे, बड़े नंगे। राधा की सांस हल्की सी अटक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि शिवा अब भी सो रहा है। एक पल के लिए उसके मन ने कहा कि दरवाजा बंद करके पति को जगा दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा लालटेन ऊंची उठाकर वह बरसाती आंगन में बाहर निकल आई। बारिश उसके कंधों तक भीग चुकी थी, पर उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पानी का शोर। निशान वहीं तक थे जहां उसने पहले देखे थे। आगे कुछ नहीं, मानो कोई अस्तित्व ही नहीं। राधा ने धीरे से फुसफुसाया, तुम लौट आए। ये शब्द खुद उसकी जबान से निकले, लेकिन उसने खुद भी महसूस किया कि यह सवाल जैसे पहले से उसके भीतर कहीं दबा हुआ था। वह कुछ पल ठिठकी, फिर अचानक पीछे मुड़ी। दरवाजा पूरी तरह खुला था और लालटेन की रोशनी में घर के भीतर की दीवार पर एक लंबी परछाई हिल रही थी। वह परछाई उसकी अपनी नहीं थी। बरसात और सन्नाटे के बीच राधा के सवेरा होते ही बारिश थम चुकी थी, मगर रात की नमी अब भी दीवारों और जमीन में समाई हुई थी। राधा नींद में नहीं थी। उसने रात भर करवटें बदली, पर शिवा को कुछ नहीं बताया।
उसके मन में वो परछाई और गीले पांवों के निशान बार बार घूम रहे थे। सुबह की पहली किरणें खिड़की से छनकर आईं तो उसने चुपचाप आंगन का मुआयना किया। रात वाले पांवों के निशान गायब थे, जैसे बारिश ने सब सबूत धो डाले हों। राधा ने नीचे झुककर मिट्टी को छुआ। ठंडक अब भी वैसी ही थी। शिवा लकड़ी की अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। उसने कैजुअली पूछा, रात ठीक से सो पाई? राधा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, हां, बस बारिश का शोर था। उसकी मुस्कान के पीछे जो रहस्य था, शिवा को जरा भी आभास नहीं हुआ। दोपहर तक आकाश साफ हो गया। धूप चटक थी, लेकिन राधा के मन में रात का अंधेरा जमा रहा। वह अकेले अटारी पर गई, वो जगह जहां वर्षों से कोई नहीं चढ़ा था। सीढ़ियों की लकड़ियां चरमराती, पर उसे परवाह नहीं। अटारी में धूल की मोटी परत थी और मकड़ी के जाले छोटे छोटे झूलों की तरह लटक रहे थे। कोने में उसने कुछ अजीब देखा, एक पुराना पीतल का ट्रंक जिस पर ताले का निशान तक नहीं था, बस लाल कपड़े का धागा लपेटा हुआ था। राधा ने हाथ बढ़ाया। धागा बेहद पुराना लग रहा था, जैसे जरा सी छुअन से टूट जाएगा, पर उसकी पकड़ में आश्चर्यजनक मजबूती थी। उसने एक झटके में खोलने की कोशिश की और धागा खुद ब खुद ढीला पड़ गया। ढक्कन उठाते ही एक तीखी गंध ने इसे रोक लिया। पुरानी मिट्टी, घी और कुछ ऐसा जैसे भीगे लोबान की महक। अंदर बस 3 चीजें थी, पीला पड़ चुका कपड़ा जिस पर हल्की चांदी की कढ़ाई थी, एक लकड़ी का छोटा डिब्बा जिसके ढक्कन पर अजीब प्रतीक उकेरे थे, और सबसे नीचे मोड़े हुए कागजों का पुलिंदा जिन पर कोई नक्शा सा उभरा था। राधा ने सबसे पहले कागज उठाया। वह एक नक्शा था, लेकिन गांव का नहीं। चारों ओर पहाड़ियों के रेखाचित्र और बीच में एक लाल बिंदु। नक्शे के कोने पर घिसी हुई लकीरें किसी भाषा जैसी थी जिसे वह पहचान नहीं पाई। तभी नीचे से शिवा की आवाज आई, राधा, तुम ऊपर हो? वह चौंक गई। उसने जल्दी से ट्रंक का बंद किया और धागा फिर से लपेट दिया, लेकिन जैसे ही मुड़ी, उसे अटारी की दीवार पर वही लंबी परछाई दिखाई दी, कल रात जैसी। इस बार वह और साफ थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे दीवार पर उकेरा हो। राधा ने लालटेन की तरफ देखा, जो बूझी पड़ी थी, फिर भी परछाई अपनी जगह बनी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ। परछाई ठंडी थी, जैसे किसी गहरी नमी ने उसे जकड़ रखा हो। नीचे से शिवा की सीढ़ियों पर चढ़ने की आहट आई। राधा ने तेजी से नक्शा अपने दुपट्टे में छुपाया। जैसे ही शिवा ऊपर आया, परछाई पल भर में गायब हो गई। यहां क्या कर रही हो? शिवा ने चारों ओर देखते हुए पूछा। बस सफाई सोच रही थी, राधा ने सहज स्वर में कहा। शिवा ने ट्रंक की तरफ निगाह डाली, फिर बिना कुछ कहे नीचे उतर गया। राधा ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में दबा नक्शा धड़कता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे वो कागज कोई साधारण चीज ना हो, बल्कि जिंदा हो। उसके भीतर एक अजीब दृढ़ता जाग रही थी। जो भी उस रात उसके दरवाजे तक आया था, उसका रास्ता अब इस नक्शे से जुड़ा है, और राधा को यकीन था कि यह रास्ता सिर्फ उसका अपना है। रात की परछाई और पुराने ट्रंक का रहस्य अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, और पीछे हटना अब असंभव था। दोपहर ढलते ढलते गांव में हल्की हवा बहने लगी थी। आसमान अब साफ नीला था, पर राधा के मन का मौसम अब भी घिरा हुआ था। नक्शा उसने सावधानी से अपने पुराने सिलाई बक्से में छुपा दिया था, लेकिन उसकी उंगलियों में अभी तक उस कागज की नमी जैसे चिपकी हुई थी। शाम को रोज की तरह वह घर से बाहर निकली। आमतौर पर गांव के लोग चौपाल पर बैठकर बातें करते, पर आज माहौल अलग था। सब थोड़ा जल्दबाजी में लग रहे थे। बच्चों की किलकारियां तक जैसे दब गई थीं। राधा सीधे पास के कुएं की तरफ गई, जहां उसकी पड़ोसी गोमती हर रोज पानी भरने आती थी। गोमती गांव की सबसे बाटूनी और हंसमुख औरत मानी जाती थी, लेकिन आज जब राधा ने नमस्ते कहा, गोमती बस एक पल के लिए रुकी, सिर झुकाए। राधा ने हल्के स्वर में पूछा, आज सब इतने चुप क्यों है? कल रात बारिश भी तो कितनी हुई थी? गोमती ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ नहीं, बस मौसम का असर है, उसने जल्दी से कहा और गले को सिर पर रखकर जाने लगी। राधा को यह अजीब लगा। गोमती जैसी औरत, जो हर छोटी बड़ी बात साझा करती, आज बिना कुछ कहे क्यों जा रही थी? वह पीछे पीछे चली और धीरे से बोली, गोमती रुक जरा।
रात को मेरे घर के पास किसी को देखा क्या? कोई अजनबी? गोमती का कदम ठिठक गया, पर उसने सिर घुमाकर नहीं देखा। बस इतना कहा, अजनबी? इस गांव में कौन अजनबी आएगा बहन? उसकी आवाज कांप रही थी। फिर वह तेजी से आगे बढ़ गई। राधा के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। उसने देखा कि आसपास खड़े 2-3 बुजुर्ग, जो आमतौर पर शाम के वक्त ताश खेलते थे, अब उसकी ओर तिरछी नजर डाल रहे थे और आपस में धीमे धीमे कुछ फुसफुसा रहे थे। वह घर लौट आई। उसने तुरंत आंगन से लेकर रसोई तक हर कोना देखा। कुछ भी अलग नहीं, पर एहसास पक्का था कि कोई उसकी गैरहाजिरी में यहां आया है। शाम गहराते ही शिवा लौट आया। वह रोज की तरह खेतों से थका हारा था। गांव अजीब सा लग रहा है, राधा ने कैजुअली कहा। सब लोग चुपचाप है। शिवा ने हल्की मुस्कान दी। बरसात के बाद ऐसा ही होता है, लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। राधा ने उसकी आंखों में देखा। कोई खास भाव नहीं, फिर भी उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे शिवा को छुपा रहा हो। रात को जब दोनों सोने गए, राधा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने तय किया कि गांव की इस चुप्पी का जवाब उसे खुद खोजना होगा। आधी रात के करीब उसने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी धुंधली थी, पर दूर कुएं के पास किसी की हल्की परछाई हिल रही थी। वह गोमती नहीं थी, शक्ल किसी मर्द की लग रही थी। लंबा कद, कंधे पर झुका हुआ कुछ बोझ। राधा ने दरवाजा धीरे से खोला और आंगन की ओर कदम बढ़ाए। हवा में वही पुरानी। राधा का दिल धड़क उठा, पर वह पीछे नहीं हटी। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने मन ही मन ठान लिया, कल सुबह वह इस गांव के पुराने हिस्से में जाएगी, जहां लोग शायद ही जाते हों। शायद वहीं उस नक्शे का पहला सुराग और इस अजीब चुप्पी का जवाब छुपा हो। कमरे में लौटते समय उसने देखा कि शिवा गहरी नींद में है, लेकिन उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी और उसमें से मिट्टी का एक छोटा कण तकिए पर गिरा था, गाढ़ी, गीली, उसी कुएं के पास की तरह। राधा को यकीन हो गया, गांव की चुप्पी और उस रात की दस्तक का रहस्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा है, और उसका पति भी उस धागे का हिस्सा हो सकता है। सुबह की पहली किरण के साथ राधा जल्दी उठ गई। शिवा अब भी गहरी नींद में था, जैसे रात की कोई हलचल उसके सपनों तक नहीं पहुंची हो। पिछली रात उसने जो देखा, कुएं के पास वह लंबी परछाई और शिवा की मुट्ठी में चिपकी गीली मिट्टी, उसकी बेचैनी और बढ़ा रही थी। कागज पर लाल बिंदु के पास लिखी अजीब लकीरें उसे बार बार खींच रही थीं। गांव के उत्तर दिशा में जाने वाला रास्ता बरसात के बाद कीचड़ से भरा था। सुबह का समय होने के बावजूद वहां का माहौल अजीब शांत था। न पक्षियों की चहचहाहट, न किसी की बातचीत। दूर कहीं हल्की धुंध फैली थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पगडंडी पर पांवों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी, मगर हर बार जब वो पीछे मुड़ती, बस खाली रास्ता और झाड़ियों की हल्की हिलावट। राधा ने अपनी चाल तेज की। उसने दुपट्टे में छुपे नक्शे को कसकर पकड़ा। हवा में वही गीली लोबान जैसी गंध घुली हुई थी। अचानक उसे लगा किसी ने हल्के से उसका नाम पुकारा, राधा। वो ठिठक गई। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाई हो। उसने पलटकर देखा, पर धुंध के सिवा कुछ नहीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। आगे थोड़ी दूर पर उसे एक टूटा हुआ कुठारनुमा मकान दिखा, जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां लकड़ी। राधा सावधानी से उस मकान के अंदर गई। भीतर गाढ़ी नमी और सड़न की गंध थी। टूटी छत से आती हल्की रोशनी में उसे पुराने बर्तनों के ढेर के बीच कुछ चमकता दिखा। एक छोटा पीतल का कटोरा, जिसमें सूखी लाल मिट्टी और हल्का सा सफेद पाउडर भरा था। उसने कटोरे को हाथ में लिया, तभी उसके पीछे अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। राधा का दिल जोर से धड़क उठा। वह मुड़ी तो दरवाजे के पास वही लंबी परछाई खड़ी थी, पहले से भी गहरी और ऊंची। उसकी आकृति इंसानी थी, पर चेहरा धुंधला। कौन हो तुम? राधा की आवाज अनायास निकल पड़ी। कोई जवाब नहीं। परछाई बस वहीं खड़ी रही, जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। राधा ने साहस जुटाया और 2 कदम आगे बढ़ी। तभी परछाई अचानक पीछे हटकर दीवार के भीतर समा गई, जैसे वह दीवार की दरारों में घुल गई हो। राधा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा अब आसानी से खुल गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो।
बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि हवा फिर से भारी हो गई है और चारों ओर सन्नाटा है। गांव की ओर लौटते समय फिर वही एहसास, कदमों की धीमी धीमी आहट पीछे पीछे। उसने कई बार मुड़कर देखा, हर बार खाली धुंध। लेकिन एक चीज साफ थी, उसके पीछे कोई या कुछ जरूर है। घर लौटते ही शिवा आंगन में खड़ा मिला। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और माथे पर हल्की पसीने की बूंदें। कहाँ चली गई थी? उसकी आवाज में सामान्य चिंता थी, पर आंखों में हल्की बेचैनी छुपी थी। राधा ने सहज स्वर में कहा, बस खेतों तक टहल लें। शिवा ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी नजरें बार बार राधा के दुपट्टे की ओर जाती रही। राधा ने महसूस किया कि उसने नक्शा अच्छे से नहीं छुपाया था। दुपट्टे की तह से हल्की झलक दिख रही थी। रात होते होते राधा ने महसूस किया कि घर की हर चीज जैसे उसे देख रही हो। दीवारें, दरवाजा, यहां तक कि पुराना ट्रंक भी। बाहर से आती हवा में वही लोबान की गंध घनी हो गई थी। जब वह सोने गई, उसे खिड़की के पार वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, राधा। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने देखा, चांदनी में आंगन के बीच कोई खड़ा था। उसका कद शिवा जितना ही था, पर चेहरा धुंध में छुपा। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही परछाई है या शिवा खुद? उस रात उसे यकीन हो गया कि अब पीछा सिर्फ उसकी कल्पना नहीं, बल्कि किसी अनजानी ताकत का सच बन चुका है। रात की नींद लगभग ना के बराबर थी। राधा के कानों में वो धीमी फुसफुसाहट लगातार गूंजती रही, जैसे कोई उसकी आत्मा के भीतर घुस आया हो। जब भोर की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आई, वह पहले ही जागी हुई थी। शिवा अब भी सो रहा था, मगर उसका चेहरा अजीब तरह से बेचैन दिख रहा था, मानो किसी कठिन सपने में फंसा हो। राधा धीरे से बिस्तर से उतरी और आंगन में आई। हवा में अब भी वही लोबान जैसी नमी थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोई नहीं, मगर उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य निगाहें उस पर टिके हुए है। आज उसका मन घर में नहीं लग रहा था। नक्शे की लाल बिंदी अब और ज्यादा बुला रही थी। उसने तय किया कि कल की तरह डरते डरते नहीं। ट्रंक के पास पहुंचते ही उसकी सांसें रुक सी गईं। ढक्कन हल्का सा खुला था, जबकि कल रात उसने उसे कसकर बंद किया था। भीतर झांकने पर वही 3 चीजें थीं, पीला कपड़ा, लकड़ी का छोटा डिब्बा और नक्शा। पर नक्शा गायब था। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। नक्शा कहाँ गया? यह सोचते हुए उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से धीमी आहट हुई, जैसे किसी ने फर्श पर पांव घसीटे हों। उसने पलटकर देखा, शिवा दरवाजे के पास खड़ा था, आंखों में नींद और कुछ अनकहा डर। सुबह सुबह यहां क्यों? उसने हल्की झुंझलाहट के साथ पूछा। राधा ने झूठ बोला, बस सफाई देख रही थी। शिवा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहें ट्रंक पर गड़ी रहीं। फिर वह धीरे से मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। राधा का मन और अशांत हो गया। अगर नक्शा शिवा ने लिया होता तो वो बिना पूछे क्यों चला जाता? या कोई और घर में आया था? दोपहर तक गांव में अनजानी हलचल थी। बच्चों की किलकारियां गायब थीं और कई घरों के दरवाजे बंद। राधा कुएं की ओर चली। उम्मीद थी कि शायद गोमती से बात हो। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बुजुर्ग आपस में हो गए। कुएं के पास गोमती खड़ी थी, पर उसका चेहरा और भी पीला लग रहा था। राधा ने पास जाकर पूछा, गोमती, कल रात तुमने कुछ देखा? गोमती ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, तुम्हें घर जल्दी लौट जाना चाहिए। बहन, कुछ बातें पूछी नहीं जाती। फिर वह खड़ा उठाकर तेज कदमों से चली गई। राधा ने गहरी सांस ली। उसका मन अब डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। वह सीधे उस टूटे मकान की ओर चल पड़ी जहां कल उसने परछाई देखी थी। मकान वैसा ही था, दीवारें गीली, खिड़कियां जर्जर। अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो गई। अचानक उसे लगा कि दीवारों पर कई परछायां लहराने लगी हैं, कभी बड़ी, कभी छोटी। वो परछायां बिना किसी रोशनी के बन रही थी। राधा ने साहस करके एक परछाई को छूने की कोशिश की। उंगलियां जैसे ठंडी हवा में डूब गईं। तभी सारी परछायां एक साथ गायब हो गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा ढूंढना चाहा, पर दरवाजा कहीं दिखा ही नहीं। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वह किसी और दुनिया में फंस गई है। तभी अचानक दूर कोने में हल्की रोशनी चमकी। राधा ने उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। वहां फर्श पर वही नक्शा पड़ा था,
जो ट्रंक से गायब हुआ था, लेकिन अब उस पर लाल बिंदु के चारों ओर गहरे काले धब्बे फैल चुके थे, जैसे स्याही खुद ब खुद रिस रही हो। उसने नक्शा उठाया तो हवा में तेज फुसफुसाहट गूंजने लगी। लौट आओ, लौट आओ। आवाज इतनी गहरी थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राधा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ मुड़ी। इस बार दरवाजा वही था, खुला हुआ। वो बाहर निकली और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले आंगन में कदम रखा। दरवाजा आधा खुला था और भीतर से वही लोबान की गंध और तीखी हो रही थी। राधा ने झांक कर देखा, शिवा बीच आंगन में खड़ा था। उसकी पीठ उसकी ओर थी, हाथों में मिट्टी लगी थी। शिवा, राधा की आवाज कांपी। वो धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मगर आंखों में अंधेरे की परत। तुम देर कर दी राधा, उसने शांत स्वर में कहा। अब रास्ता सिर्फ एक ही बचा है। राधा के हाथ से नक्शा फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा, नक्शे का लाल बिंदु अब पूरी तरह काले धब्बे में बदल चुका था। उसे एहसास हुआ परछायां सिर्फ पीछा नहीं कर रही, वे उसे किसी तयशुदा अंधेरे की ओर खींच रही हैं, और शिवा उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका है। राधा देर तक आंगन में खड़ी रही, मानो जमीन ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। शिवा की आंखों में उस क्षण का सन्नाटा किसी अनजाने तूफान से भरा था। नक्शा जमीन पर पड़ा था, जिस पर फैला काला धब्बा अब सूखती स्याही जैसा दिखाई दे रहा था। रास्ता सिर्फ एक ही बचा है, शिवा ने दोहराया। फिर चुपचाप घर के भीतर चला गया। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, मगर राधा को ऐसा लगा जैसे वे हर कदम पर कोई अदृश्य सीमा खींच रहा हो। राधा ने झटके से नक्शा उठाया। काले धब्बे के बीच अब हल्की दरारें उभर आई थी, जैसे किसी ने अंदर से खुरचा हो। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन भीतर कहीं यह भी जानती थी कि डरने से जवाब नहीं मिलेगा। उसने नक्शे को दुपट्टे में छुपाया और शिवा के पीछे पीछे घर के भीतर आई। कमरा हल्के धुएं से भरा था, जैसे अभी अभी किसी ने धूप या लोबान जलाया हो। शिवा खाट के पास बैठा था, उसकी निगाहें खाली। राधा ने धीमे स्वर में पूछा, तुम ये सब क्या कह रहे हो? शिवा ने बस इतना कहा, कुछ बातें समय आने पर ही खुलती है, और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी चुप्पी ने राधा की बेचैनी को और गहरा दिया। उसने ठान लिया कि अब जवाब खुद ढूंढने होंगे। रात होते होते हवा फिर भारी हो गई। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। राधा ने तय किया कि आज वह अटारी की पूरी तलाशी लेगी। चुपचाप वह ऊपर चढ़ी। अटारी वैसी ही धूल भरी थी, लेकिन कोने में अब हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई बाती बुझते बुझते फिर जल उठी हो। वह रोशनी ट्रंक के पीछे से आ रही थी। राधा ने ट्रंक खिसकाया। पीछे दीवार में एक पतली दरार थी। उसने उंगलियों से दरार को दबाया तो ईंट का एक टुकड़ा ढीला होकर बाहर गिरा। अंदर एक छोटा सा खांचेनुमा कोना खुला। उस खांचे में एक पुरानी लोहे की डिबिया थी, जिस पर राख जमी थी। राधा ने उसे बाहर निकाला। डिबिया खोलते ही हल्की सी चिंगारी सी निकली और नाक में जली हुई कागज की तीखी गंध भर गई। भीतर आधा जला हुआ एक खत पड़ा था। कागज के कोने काले हो चुके थे, लेकिन बीच का हिस्सा अभी पढ़ने लायक था। उस पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, तुम लौट आओ, समय पूरा हुआ है। घर के नीचे जो दबा है वही सच्चाई है, पर ध्यान रहे, खून का रिश्ता तुम्हारे सामने खड़ा होगा। राधा की उंगलियां कांपने लगीं। खून का रिश्ता, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। किससे? शिवा से, या उससे भी पुराना कोई? उसने खत को और ध्यान से देखा। कोने में हल्का सा निशान था, एक अर्धचंद्र और उसके भीतर 3 बिंदु। यही प्रतीक उसने नक्शे के कोने पर भी देखा था। अचानक नीचे से लकड़ी के चरमराने की आवाज आई। कोई सीढ़ियां चढ़ रहा था। राधा ने तुरंत डिबिया को वापस खांचे में रखा और ट्रंक को पहले की जगह खिसका दिया। सीढ़ियों पर शिवा खड़ा था। उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी। यह क्या कर रही हो? उसने सामान्य स्वर में पूछा, पर उसकी निगाहें गहराई से टटोल। शिवा कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बिना कुछ कहे नीचे उतर गया। राधा ने राहत की सांस ली, मगर भीतर डर और बढ़ गया। खत के शब्द उसकी स्मृति में जलते रहे। घर के नीचे जो दबा है वही सच्चाई है। उस रात उसने बार बार घर के फर्श को टटोला। आंगन का बीच का हिस्सा हल्की सी गूंज पैदा कर रहा था।
जैसे नीचे खोखलापन हो। राधा ने कान लगाकर सुना, मानो कहीं बहुत नीचे से धीमी धड़कन आ रही हो। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह झट से पलटी। कोई नहीं, लेकिन दीवार पर एक ताजी परछाई उभरी थी, इस बार साफ साफ इंसानी आकृति में। उस परछाई के होंठ जैसे हिल रहे थे। राधा ने कान लगाकर सुना। बेहद हल्की फुसफुसाहट आई, नीचे आओ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। परछाई धीरे धीरे पीछे हटती गई और ठीक उस जगह आकर ठहर गई जहां आंगन का फर्श खोखला लग रहा था। राधा समझ गई कि खत का इशारा और यह परछाई एक ही दिशा में ले जा रहे हैं। घर के नीचे कुछ ऐसा है जो अब तक छुपा था और जिसकी परतें किसी अनदेखी ताकत ने खोलनी शुरू कर दी है। उसने ठान लिया, सुबह होते ही वह उस फर्श को खोलेगी, चाहे शिवा कुछ भी कहे। अब खेल सिर्फ डर का नहीं, सच्चाई को उजागर करने का था। रात लगभग बिना नींद के गुजरी। राधा ने तकिए पर करवटें बदलते हुए बार बार वही वाक्य दोहराया, घर के नीचे जो दबा है वही सच्चाई है। बाहर सुबह की पहली रोशनी भी हल्की धूसर थी, जैसे सूरज खुद किसी पर्दे के पीछे छिपा हो। शिवा हमेशा की तरह भोर होते ही कुएं पर पानी लेने निकल गया। उसके जाते ही राधा ने फौरन तय कर लिया कि अब देर नहीं करनी। उसने रसोई के कोने से लोहे का छोटा फावड़ा और एक पुराना हथौड़ा निकाला, जिन्हें वह अक्सर बगीचे में खरपतवार हटाने के लिए इस्तेमाल करती थी। दिल धड़क रहा था, मगर अब डर पर उत्सुकता हावी थी। आंगन के बीच वही जगह थी जहां फर्श पर पांव रखते ही हल्की गूंज सुनाई देती थी। उसने पहले हथौड़े से थपथपाया। थक थक, नीचे खोखलापन का साफ एहसास हुआ। सांस रोककर उसने पहला पत्थर उखाड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में सीमेंट की ऊपरी परत टूटने लगी। हर चोट के साथ नीचे से मिट्टी की सौंधी गंध उठ रही थी। पसीना माथे से टपकने लगा, लेकिन राधा की हथेलियों में अजीब ताकत थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद जमीन का एक चौकोर हिस्सा खुल गया। भीतर कच्ची मिट्टी का ढेर था। उसने फावड़ा गाड़ा। मिट्टी नम थी। और तुम्हें यह सब कैसे पता चला? शिवा की आवाज धीमी मगर पैनी थी। राधा के होंठ सूख गए, पर उसने जवाब दिया, मुझे सच जानना है, इस घर के नीचे क्या है शिवा? कुछ क्षण तक सिर्फ बारिश की टपकती बूंदों की आवाज सुनाई दी। फिर शिवा आगे बढ़ा। अगर ये संदूक खुल गया तो लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा, उसने कहा। राधा ने दृढ़ निगाहों से उसे देखा। जो भी हो, अब छुपाना बेकार है। शिवा ने गहरी सांस ली और पास पड़ी लोहे की छेनी उठाई। दोनों ने मिलकर कुन्नों को तोड़ने की कोशिश की। जंग लगे लोहे ने लंबा प्रतिरोध किया, लेकिन आखिरकार एक जोरदार झटके से ढक्कन खुल गया। अंदर जो था उसने राधा को थर्रा दिया। संदूक में एक पुरानी लाल रेशमी थैली थी और उसके बगल में एक धुंधला सा फोटो फ्रेम, जिसमें राधा की मां की तस्वीर थी। वही तस्वीर जो उसने कभी अपने मायके में देखी थी। ये यहां कैसे? राधा की आवाज कांप गई। शिवा ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारी मां ही इस घर की आखिरी वारिस थी। राधा अवाक रह गई। बचपन से उसने सुना था कि उसकी मां ने शादी के बाद अपना पुश्तैनी घर छोड़ दिया था और उस घर का कोई पता नहीं। मगर यहां इस गांव में यह घर और यह संदूक सब उसकी मां से जुड़ा था। उसने थैली खोली। भीतर पुराने कागजात, कुछ सिक्के और एक और खत था। खत के ऊपर वही प्रतीक, अर्धचंद्र और 3 बिंदु। राधा ने कांपते हाथों से खत पढ़ा। अगर ये पत्र तुम्हारे हाथों में है तो समझो समय पूरा हो गया है। यह घर तुम्हारी नानी का है और इसकी देखभाल अब तुम्हारा फर्ज है। लेकिन सावधान, इस घर का इतिहास सिर्फ तुम्हारा नहीं। जो खून इसे बचाता है वही कभी कभी इसे मिटाने की ताकत भी रखता है। राधा की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी मां ने क्यों यह राज छुपाया? और खून इसे मिटाने की ताकत रखता है का क्या मतलब था? शिवा ने राधा की ओर देखा। अब तुम समझती हो कि मैं क्यों बार बार कहता था, रास्ता सिर्फ एक ही बचा है। तुम्हारे आने का मतलब था कि घर का पुराना। राधा ने सवालों की बौछार कर दी। कर्ज? कौन सा कर्ज? और तुम सब कैसे जानते हो? शिवा कुछ क्षण चुप रहा,
इसकी आंखों में अजीब चमक उभरी, क्योंकि उसने धीमे स्वर में कहा, मैं इस घर का रखवाला हूं। पीढ़ियों से मेरा परिवार यही करता आया है। तुम्हारे लौटने का इंतजार भी हमें ही था। बाहर अचानक गरजते बादल की गूंज सुनाई दी, जैसे आसमान भी इस खुलासे का साक्षी हो। राधा के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। वह जिस घर को महज एक पुरानी जायदाद समझ रही थी, वह असल में उसकी अपनी विरासत थी, और शायद किसी अनकहे खतरे का अड्डा भी। संदूक का ढक्कन अब खुला था, और साथ ही राधा की जिंदगी का नया अध्याय, जिसमें उसके खून से जुड़ी परछाएं, अनदेखे कर्ज और शिवा की रहस्यमय निगरानी सब मिलकर एक अजीब नियति बुन रहे थे। राधा देर तक उस संदूक के पास बैठी रही। मिट्टी की भीनी गंध। शिवा ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हारी नानी इस घर की आखिरी मालकिन थी। तुम्हारी मां ने शहर जाकर इस विरासत से खुद को दूर कर लिया, लेकिन ये घर किसी का इंतजार कर रहा था, तुम्हारा। राधा ने उसकी तरफ देखा। और तुम यहां क्यों हो? हमारे परिवार से तुम्हारा क्या रिश्ता? शिवा ने आह भरी। हम सिर्फ पहरेदार हैं। मेरे दादा, फिर मेरे पिता, और अब मैं। हमें यही जिम्मेदारी दी गई थी कि जब असली वारिस लौटे तो घर उसे सौंप दे, और उसे चेतावनी भी दे। चेतावनी? राधा का स्वर तीखा था। शिवा ने धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, हर वारिस को एक कर्ज चुकाना पड़ता है। ये घर कभी सिर्फ रहने की जगह नहीं था। यहां की जमीन में पुरानी रस्में, अनदेखे समझौते दफन हैं। अगर वो कर्ज पूरा नहीं हुआ तो ये घर चैन से किसी को नहीं रहने देगा। राधा ने खत को फिर पढ़ा। खून इसे बचाता है, और मिटाने की ताकत भी उसी में है। शब्द अब और गहरे लग रहे थे। वह उठी और चारों ओर देखा। आंगन का हर कोना जैसे कोई कहानी सुना रहा था। दीवारों पर उभरे हल्के निशान, खिड़की की चौखटों पर समय की दरारें, और हवा में घुली पुरानी स्मृतियों की गंध। मां ने क्यों नहीं बताया? उसने खुद से पूछा, पर आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में ही खो गई। दिन चढ़ाया था। शिवा ने संदूक को वापस मिट्टी में दबाने का सुझाव दिया। जब तक तुम तय नहीं करती कि आगे क्या करना है, इसे सुरक्षित रहना चाहिए, उसने कहा। राधा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवालों का सैलाब था। क्या यह कर्ज सिर्फ प्रतीकात्मक है, या सचमुच कोई अनुष्ठान? और अगर सचमुच है तो उसे किससे और क्यों चुकाना होगा? दोपहर तक आसमान में बादल घिराए। हवा में नमी और ठंडक थी। राधा ने तय किया कि वह खत में लिखी हर बात का मतलब खुद खोजेगी। वह अटारी पर गई और पुराने बक्सों को टटोलने लगी। कपड़ों, टूटे खिलौनों और बासी कागजों के बीच उसे एक पतली डायरी मिली। चमड़े का कवर फटा हुआ था, मगर पन्ने अब भी सुरक्षित थे। पहले ही पन्ने पर उसकी नानी का नाम लिखा था, सुमित्रा देवी। डायरी में दर्ज हर तारीख मानो एक बीती हुई जिंदगी का दरवाजा खोल रही थी। कई जगहों पर गांव के पुराने त्योहारों का जिक्र था, लेकिन कुछ पन्नों पर शब्दों के बीच रहस्यमय अंतराल और अधूरी पंक्तियां थीं। एक पन्ने पर साफ लिखा था कि खून का समझौता नई वारिस को ही निभाना होगा, वरना घर अपनी मर्जी से चुनेगा। राधा का गला सूख गया। घर अपनी मर्जी से चुनेगा? क्या सचमुच ये घर जिंदा है? शाम तक शिवा ने चूल्हा जलाया। दोनों बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खा रहे थे। बाहर बिजली चमक रही थी, और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। राधा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। डर लगता है तुम्हें? शिवा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। डर तो है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी डर से बड़ी है। रात गहरी होते ही हवा भारी हो गई। राधा को फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, नीचे आओ। पर इस बार आवाज और पास थी, जैसे दीवारों से होकर आ रही हो। वह उठी और आंगन में गई। फर्श पर हल्की सी चमक थी, मानो किसी ने उस जगह पर चांदनी का टुकड़ा रख दिया हो जहां उन्होंने संदूक दबाया था। अचानक हवा में तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधा ने पलटकर देखा। शिवा दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी, पर चेहरे पर एक अनकहा डर भी। अब समय आ गया है, उसने धीरे से कहा। किस बात का? राधा की आवाज कांप रही थी। कर्ज चुकाने का। शिवा ने एक मिट्टी का छोटा कटोरा उठाया और आंगन के बीच बैठ गया।
यह कोई बलिदान नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। बस खून की एक बूंद। ये रस्म इस घर को शांत रखती है। पीढ़ियों से यही होता आया है। तुम्हारी नानी ने भी यही किया था। राधा ने डर और हैरानी से कहा, लेकिन ये तो अंधविश्वास है। शिवा ने सिर हिलाया। शायद, मगर इस घर को बचाने का यही तरीका है। अगर तुम मना करोगी तो घर खुद अपना रास्ता चुन लेगा और तब हम उसे रोक नहीं पाएंगे। राधा ने महसूस किया कि हवा और भारी हो गई है। दीवारों पर फिर वही परछाई उभरी, इस बार और स्पष्ट। परछाई ने जैसे सिर झुकाया हो, मानो सहमति मांग रही हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच है या उसका डर, लेकिन उसकी अंतः प्रेरणा कह रही थी कि यह सिर्फ कल्पना नहीं। शिवा ने चाकू उसकी ओर बढ़ाया। सिर्फ एक बूंद। राधा ने चाकू को देखा, फिर परछाई को। वह आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने हल्की सी कट लगाई। खून की एक बूंद मिट्टी पर गिरी। जैसे ही खून का कतरा जमीन पर पड़ा, हल्की गूंज पूरे आंगन में फैल गई। परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और हवा का बोझ हल्का हो गया। शिवा ने गहरी सांस ली। अब ये घर तुम्हारा है और तुम्हारी जिम्मेदारी भी। राधा वहीं खड़ी रही, हथेली पर सूखते खून को देखते हुए। ये घर अब सिर्फ पुरानी ईंटों का ढेर नहीं था, ये उसकी नसों का हिस्सा बन चुका था। उसे एहसास हुआ कि ये विरासत सिर्फ जमीन और दीवारों की नहीं, बल्कि उन अनदेखी डोरियों की थी जो पीढ़ियों से खून को खून से बांधती आई हैं। और अब उस डोरी का सिरा उसकी अपनी मुट्ठी में था। रात के उस अनोखे अनुष्ठान के बाद घर में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। सुबह जब राधा जागी तो वह आंगन में आई। जहां कल रात उसने अपनी बूंद गिराई थी, वहां की मिट्टी अब गहरे लाल रंग की लग रही थी, मानो जमीन ने उस खून को अपने भीतर पी लिया हो। कोई बाहरी निशान नहीं, पर हवा में उस रस्म की गूंज बाकी थी। शिवा पहले से ही दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, मगर एक अजीब सुकून भी। अब ये घर तुम्हें मान चुका है, उसने धीरे से कहा। राधा ने हल्की हंसी में जवाब दिया, घर भी मानता है। शिवा ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, ये सिर्फ दीवारें नहीं है, ये जिंदा है। तुम महसूस करोगी। राधा ने बात को हल्के में टालना चाहा, मगर उसका दिल मान रहा था कि कल रात की घटना महज अंधविश्वास नहीं थी। दोपहर तक आसमान साफ हो गया। राधा ने सोचा कि अब समय है घर के बाकी कोनों को देखने का। वह अटारी पर फिर गई। धूल से भरे कोनों में अब एक नई ताजगी महसूस हो रही थी, जैसे हवा का रुख बदल गया हो। पिछली बार मिली डायरी के पन्नों में उसने और गहराई से पढ़ना शुरू किया। बीच के हिस्से में कुछ शब्द फीके पड़ चुके थे, पर फिर भी कुछ वाक्य साफ थे। हर वारिस को अपनी पहचान खुद बनानी होती है। घर सिर्फ तुम्हारा खून पहचानता है, पर तुम्हारा मन तुम्हें परखेगा। राधा ने पन्ना पलटा। एक जगह हल्के हाथों से उकेरा गया नक्शा था, गांव के चारों ओर फैले खेतों और जंगलों का। नक्शे के किनारे पर वही अर्धचंद्र और 3 बिंदु का प्रतीक, पर इस बार उसके नीचे एक नया शब्द लिखा था, संधि। उसने नीचे पेंसिल से लिखी तारीख देखी, करीब 50 साल पुरानी। उसके भीतर सवाल उठा, संधि किससे, किस बात की? शाम होते ही हल्की ठंडक फैल गई। राधा ने शिवा से पूछा, तुम्हें संधि के बारे में कुछ पता है? शिवा ने भौहें सिकोड़ ली। ये शब्द मैंने भी सुना है। मेरे दादा कहते थे कि इस घर और गांव के बीच कोई पुराना समझौता हुआ था, जिसे निभाना हर वारिस की जिम्मेदारी है। पर पूरा सच उन्हें भी नहीं पता था। राधा ने सोचा कि यह सुराग किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। उसने तय किया कि कल सुबह वह गांव के बुजुर्गों से बात करेगी। रात गहराई तो फिर वही हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं, बल्कि किसी पुराने गीत जैसी थी। राधा खिड़की तक गई। आंगन में चांदनी फैली थी और हल्की परछाई किसी नृत्य सी लय में हिल रही थी। उस परछाई में अब एक स्पष्ट आकृति बनने लगी। साड़ी पहने, लंबे बालों वाली औरत की। राधा का दिल जोर से धड़का। नानी, उसने अनायास कहा।
आकृति हल्के से सिर हिलाती दिखी, फिर धीरे धीरे घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगी। राधा बिना सोचे उसके पीछे चली। घर के पीछे एक पुराना कुआं था जो बरसों से सूखा पड़ा था। परछाई वहीं रुक गई और चांदनी में घुल गई। कुएं के किनारे झुककर राधा ने नीचे देखा। गहरा अंधेरा, मगर भीतर से ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया। उसे लगा जैसे कुएं की तली से कोई अदृश्य पुकार रही हो। तभी पीछे से शिवा की आवाज आई, वहां कुछ मत देखो, खतरनाक है। राधा चौंक गई। तुम यहां कैसे? मैं तुम्हारे कदमों की आहट सुन रहा था, शिवा ने कहा। ये कुआं, यही वो जगह है जहां संधि की शुरुआत हुई थी, शिवा ने धीमी आवाज में आगे कहा। कहते हैं कई पीढ़ी पहले, तुम्हारी नानी के समय में, जब सूखा पड़ा था, गांव ने पानी के बदले एक वादा किया था। नानी ने इस घर और गांव के बीच एक समझौता किया कि जब तक वारिस हर पीढ़ी में इस घर को अपना खून देगा, तब तक कुएं का पानी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। तभी से ये घर गांव का रक्षक बन गया। राधा के गले में शब्द अटक गए। यह सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि किसी पुराने संकट का हल था। तो ये खून? वह बुदबुदाई। हाँ, शिवा ने कहा, वो सिर्फ प्रतीक है, मगर उसके बिना संधि अधूरी रहती। राधा ने कुएं में फिर झांका। इस बार उसे लगा जैसे नीचे से हल्की सी चमक उठ रही हो, नीले रंग की, शांत और गहरी। सुबह होने तक राधा का मन उलझा रहा। उसने तय किया कि अब उसे अपनी मां से बात करनी होगी, चाहे रिश्ते कितने ही जटिल क्यों न हो। यह सच अब छुपा नहीं रह सकता। वह घर के सामने खड़ी होकर आसमान की तरफ देखने लगी। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे गूंजने लगी और हल्की धूप आंगन पर पसर गई। अब ये घर सिर्फ उसकी नानी की विरासत नहीं था, बल्कि राधा की अपनी जिम्मेदारी बन चुका था। और वह समझ गई कि जो कर्ज उसने चुकाया वह किसी डर का नहीं, बल्कि उस रिश्ते का था जो पीढ़ियों से गांव और उसके परिवार को जोड़ता आया है। मगर उसके मन के किसी कोने में एक सवाल अब भी चुभ रहा था। अगर संधि सिर्फ खून से जुड़ी है, तो आने वाली पीढ़ियों में कौन इसे निभाएगा? ये सोचकर उसकी नजर खुद ब खुद शिवा पर पड़ी, जो आंगन के एक कोने में खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था, लेकिन एक अनकही गहराई जरूर थी, मानो वह भी किसी अदृश्य डोर से इसी घर से बंधा हो। राधा ने महसूस किया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस उस रिश्ते का अगला मोड़ था, जहां परछाया पुरखों की तरह साथ चलती है और घर, खून, वादे सब मिलकर नई पीढ़ी के लिए अपना रास्ता चुनते हैं। सवेरा चटक धूप के साथ आया, मगर राधा को लगा जैसे रात की परछाया अब भी उसकी देह से लिपटी हो। नींद कम हुई थी, पर मन में एक साफ दृढ़ता उतर। आंगन में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। राधा ने देखा कि जहां उसने खून की बूंद गिराई थी, वहां की मिट्टी अब पूरी तरह समतल हो चुकी है। कोई निशान नहीं, कोई दरार नहीं, मानो धरती ने खुद अपनी कहानी छुपा ली हो। शिवा कुएं के पास खड़ा था। उसने सिर उठाकर राधा को देखा और बस इतना कहा, तुम्हें जाना होगा। राधा समझ गई, गांव के बुजुर्गों से। रास्ता सूखे पत्तों से ढका था, लेकिन पेड़ों के बीच से आती रोशनी में गांव अलग ही दिख रहा था। वह उन गलियों से गुजरी जिन्हें उसने बस कुछ ही दिनों में पहचान लिया था। लोग उसे अब नई निगाह से देख रहे थे, कुछ में सम्मान, कुछ में जिज्ञासा और कहीं हल्का डर। वह सीधे चौपाल पहुंची, जहां सुबह सुबह गांव के बुजुर्ग बैठते थे। वहां 3 वृद्ध बैठे थे, चौधरी हरिपाल, बुजुर्ग महिला गौरी काकी और पुराना पुजारी रामशरण। राधा ने बिना भूमिका बांधे कहा, मुझे अपनी नानी और इस घर की संधि के बारे में सब जानना है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर चौधरी हरिपाल ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी नानी सुमित्रा देवी गांव की सबसे समझदार औरत थी। सूखे के समय जब कुएं सूख रहे थे, उन्होंने गांव की ओर से देवताओं से एक वादा किया, हर पीढ़ी में इस घर का वारिस अपना खून देगा ताकि पानी कभी खत्म न हो। गौरी काकी ने जोड़ा, तुम्हारी मां ने इस वादे को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने शहर का रास्ता चुना। मगर वादा सिर्फ इनकार से खत्म नहीं होता। वो घर इंतजार करता है और जब समय आता है, वारिस को खुद बुला लेता है। राधा ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में हल्की सिहरन दौड़ गई। और अगर वारिस ना आए? उसने पूछा। पुजारी रामशरण ने गंभीरता से कहा,
तब घर खुद रास्ता चुनता है, पानी सूखता है, बीमारियां फैलती है और गांव का संतुलन बिगड़ जाता है। यही कारण है कि तुम्हारे आने पर हमें चैन की सांस मिली। राधा ने पल भर के लिए आंखें बंद की। यह अब सिर्फ उसका निजी रहस्य नहीं था, पूरा गांव इस अदृश्य डोर से बंधा था। वह लौटते समय रास्ते भर सोचती रही, मां ने क्यों यह बोझ उससे छुपाया, और अब जब यह जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है तो आगे का रास्ता क्या होगा। घर पहुंची तो शिवा दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में राहत थी। तो उन्होंने सब बता दिया? उसने पूछा। हाँ, राधा ने धीमे से कहा, लेकिन अब मैं इसे सिर्फ अतीत की रस्म मानकर नहीं छोड़ सकती। अगर यह संधि सचमुच गांव को बचाती है तो हमें इसे समझना होगा, निभाना होगा। शिवा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। यही जिम्मेदारी है, यही कारण था कि मेरा परिवार यहां पहरेदार बना। राधा ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। उस निगाह में न सिर्फ सुरक्षा थी बल्कि एक अनकही साझेदारी भी। रात फिर से उतरी तो घर में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। आज कोई परछाई नहीं आई, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस एक स्थिर सुकून था, जैसे घर ने अपने नए वारिस को स्वीकार कर लिया हो। राधा ने अटारी में डायरी के पास रखी नानी की तस्वीर उठाई। तस्वीर में नानी की आंखें अब पहले से ज्यादा जीवंत लग रही थी। वह फोटो को देखते हुए बुदबुदाई, मैं वादा करती हूं नानी, ये घर, ये संधि सब निभाऊंगी। अब ये मेरा कर्तव्य है। बाहर कुएं से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उसकी प्रतिज्ञा सुन ली हो। सुबह की हल्की किरणों के साथ गांव के बच्चे कुएं पर खेलने आए। पानी चमक रहा था, साफ और गहरा। गांव की औरतें भरे मटके लेकर लौट रही थीं। हर चेहरे पर संतोष था, जैसे कोई अनकहा भय मिट गया हो। राधा ने आंगन में खड़े होकर यह सब देखा। अब यह घर सिर्फ पुरानी ईंटों का ढेर नहीं था, ये उसका अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य था। शिवा उसके पास आया और बोला, अब तुम इस घर की मालकिन हो, लेकिन याद रखना, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का है। जो वादा तुमने निभाया वही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी राह बनाएगा। राधा ने गहरी सांस ली। हाँ, अब मुझे डर नहीं लगता, यह जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूं। आसमान में उजली धूप फैल गई, पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। राधा ने महसूस किया कि यह कहानी अब किसी डर या रहस्य की नहीं, बल्कि विरासत और साहस की बन चुकी है। उसने मन ही मन नानी को धन्यवाद कहा और उस घर को भी, जिसने उसे अपनी असली पहचान दिलाई। यह सिर्फ एक पुरानी संधि का अंत नहीं, बल्कि एक नए संकल्प की शुरुआत थी। बरसात की पहली ठंडी हवा गांव में फैल चुकी थी। पिछले कई दिनों की बेचैनी के बाद राधा को लगा जैसे मौसम ने भी एक लंबी सांस ली हो। लेकिन भीतर कहीं उसके मन का मौसम अब भी शांत नहीं था। उसने अपनी नानी के पुराने वादे को स्वीकार कर लिया था, पर यह जानना बाकी था कि इस परंपरा का असली अर्थ क्या है। सिर्फ रक्त का अर्पण या कुछ और गहरा। उस रात राधा ने नानी की वही पुरानी डायरी फिर खोली। कई पन्ने उसने पहले भी पढ़े थे, लेकिन आज उसकी नज़र एक पन्ने पर ठहर गई जो पहले जैसे छुपा हुआ था। उस पर उभरे अक्षरों में लिखा था, जो धरती को पानी दे वही इंसान को जीवन दे। सिर्फ मन की होती है, खून की नहीं। जो भय से निभाए वह बंधन में फंसता है, जो प्रेम से निभाए वही मुक्त होता है। राधा की आंखें ठिठक गईं। तो क्या पूरी परंपरा डर के बजाय प्रेम पर आधारित थी? क्या उसकी नानी ने लोगों को डराकर नहीं, बल्कि इस भाव से बांधा था कि हर पीढ़ी इस मिट्टी की देखभाल करेगी? सुबह शिवा ने उसे कुएं के पास देखा। बारिश की हल्की फुहारें उन दोनों के बालों में मोतियों सी चमक रही थीं। तुम रात भर जागती रहीं? उसने पूछा। हाँ, राधा ने कहा। डायरी का नया पन्ना मिला। लगता है असली संधि तो गांव को बचाने की थी, डराने की नहीं। खून की बूंदें तो बस प्रतीक रही होंगी। शिवा ने गहरी सांस ली। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि ये घर हमसे सेवा चाहता है, बलिदान नहीं। लेकिन लोग समय के साथ डर को याद रखते हैं, प्रेम को नहीं। उनकी बातें सुनते हुए राधा के भीतर एक नया संकल्प पनपा। तो अब हमें डर को खत्म करना होगा, गांव के लोगों को सच बताना होगा। शाम को राधा ने चौपाल में सभी गांव वालों को बुलाया। बारिश थमी थी,
पर मिट्टी की गंध हर सांस में घुली हुई थी। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब उसकी बात सुनने आए। राधा ने बिना हिचक कह दिया, मेरी नानी ने जो वादा किया था वह बलिदान का नहीं, देखभाल का था। उन्होंने कहा था कि हर पीढ़ी अपने खून की तरह इस मिट्टी को जीवन दे। खून बहाना जरूरी नहीं, जरूरी है मिलकर गांव और इस घर को संभालना। कुछ देर के लिए सन्नाटा रहा, फिर गौरी काकी ने धीमे से कहा, तो हमें डरना नहीं चाहिए। राधा ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, हमें साथ मिलकर अपने खेतों, अपने पानी और इस घर का ख्याल रखना चाहिए। यही असली संधि है। लोगों के चेहरों पर धीरे धीरे राहत फैलने लगी। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। उस रात घर का आंगन पहले से ज्यादा उजला लग रहा था। पुराना पीपल का पेड़ झूम रहा था, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। राधा ने ऊपर आकाश की ओर देखा। बादलों की परतें हट रही थीं और तारों की चमक खुलकर झिलमिला रही थी। शिवा उसके पास आया, तुमने जो किया उससे गांव बदल जाएगा। राधा मुस्कुराई। नानी चाहती थी कि हम डर से नहीं, जिम्मेदारी से जिए। अब यह घर सचमुच हमारा है। शिवा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब यह कहानी किसी एक की नहीं रही, अब यह हम सब की है, जैसे ये धरती, ये पानी। राधा ने महसूस किया कि उसके भीतर से कोई पुराना डर उतर रहा है। अब ये घर उसकी कैद नहीं, उसकी जड़ें बन चुका था। सुबह जब पहली किरणें दीवारों पर पड़ी तो घर की हर ईंट जैसे नया रंग लिए चमक रही थी। कुएं का पानी साफ और गहरा था और गांव के बच्चे उसकी सतह पर कंकड़ फेंककर खेल रहे थे। राधा ने आंगन में खड़े होकर गहरी सांस ली। उसने जाना कि असली विरासत यही है, डर के पार जाकर अपनी मिट्टी को अपनाना। अब वह सिर्फ पत्नी हो तो ऐसी कहकर सराही जाने वाली स्त्री नहीं थी। वह अपने वंश, अपने गांव और अपने भविष्य की रक्षक थी, और यही उसका सबसे बड़ा उत्तराधिकार था। एक नई शुरुआत जहां परंपरा डर से नहीं, प्रेम से आगे बढ़े। बरसात थम चुकी थी, मगर मिट्टी की नमी अब भी हर सांस में उतरती थी। राधा ने महसूस किया कि इस घर की हवाओं में अब एक नई मिठास घुल गई है। कभी डर और रहस्य से भरा यह आंगन अब किसी पुराने गीत की तरह जीवंत लग रहा था, शांत पर गहरे स्वर वाला। सुबह के उजाले में उसने देखा कि दीवारों पर उगे ताई के धब्बे भी ताजगी से चमक रहे थे, जैसे घर भी खुद को फिर से गढ़ रहा हो। राधा को एहसास हुआ कि उसका अपना मन भी उसी तरह बदल रहा है। डर की परतें छूट चुकी थीं और अब जिम्मेदारी की एक उजली परत उस पर चढ़ रही थी। उस दिन गांव में हलचल थी। लोग खेतों में बुआई की तैयारी कर रहे थे। बच्चों की हंसी, बैलों की रुंझुन और हवा में बिखरती गीली मिट्टी की गंध, सब कुछ राधा को अपने बचपन की किसी भूली याद में ले गया। वह वर्षों शहर में रही थी, पर यहाँ का यह सहज जीवन उसके भीतर की थकान को धीरे धीरे धो रहा था। शिवा ने आकर कहा, आज गांव में पहली सामूहिक रोपाई का दिन है। परंपरा है कि राधा ने हल्की मुस्कान दी, तो चलिए बीज को उसकी जमीन तक पहुंचाएं। खेत की मेड़ पर खड़े होकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर दिशा में हरेपन की कोंपलें फूटने को तैयार थीं। उसने मुट्ठी में भरे धान के बीज को देखा, छोटे, हल्के, मगर जीवन से भरे हुए। उसने पहली मुट्ठी मिट्टी में डाली तो उसे लगा जैसे ये कोई साधारण कर्म नहीं, बल्कि किसी वचन को धरती पर अंकित करना है। शिवा ने पास आकर कहा, देखो, यही असली संधि है। खून नहीं, मेहनत का पसीना, इसी से धरती पलती है। राधा ने उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया। नानी ने जो लिखा था अब समझ आ रहा है। संधि का अर्थ प्रेम और देखभाल था, डराने का नहीं। हम सब मिलकर इस मिट्टी को जीवन देंगे। गांव के लोग ताली बजाकर उसका स्वागत करने लगे। कुछ औरतों ने मंगल गीत गाया। वह गीत हवा में तैरता हुआ पूरे खेत में फैल गया, जैसे धरती खुद आशीर्वाद दे रही हो। शाम तक राधा ने पहली बार खुद को पूरी तरह इस गांव का हिस्सा महसूस किया। थकान थी, पर आंखों में चमक थी। लौटते समय रास्ते में उसने बच्चों को छोटे पौधों के चारों ओर मिट्टी जमाते देख राधा ने सोचा, यही असली विरासत है। डर की कहानियां खत्म होकर जब बच्चों की हंसी में बदल जाएं, तभी परंपरा जीवित रहती है। रात को घर के आंगन में बैठकर
उसने नानी की तस्वीर के पास दीपक जलाया। दिया की लौ शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ चमक थी। राधा ने धीमे स्वर में कहा, नानी, आपने जो बीज बोया था वह अब फलने लगा है। हम सब मिलकर इसे संभालेंगे। अब यह घर सिर्फ दीवारों का नहीं, पूरे गांव का है। हवा का हल्का झोंका आया। दीपक की लौ हल्की सी डोलकर फिर स्थिर हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहला गया हो। शिवा आकर उसके पास बैठा। तुम्हें पता है, उसने धीमे से कहा, आज गांव के बुजुर्ग बोले कि सालों बाद पहली बार उन्हें सुकून मिला है। लोग अब डर की नहीं, उम्मीद की बातें कर रहे हैं। राधा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। यही तो चाहती थी मैं भी। हमारी अगली पीढ़ियां डर के नहीं, विश्वास के सहारे जिए। रात गहराती गई, मगर घर में अब कोई परछाई नहीं भटक रही थी। कहीं दूर मेंढकों की टर टर और झींगुरों की आवाजें थीं। जीवन का संगीत। राधा ने आसमान की ओर देखा। बादल हट चुके थे और तारों का जाल फैला था, जैसे किसी ने पूरे आकाश में दीप जलाए हों। उसने मन ही मन एक और संकल्प लिया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। यह खेत, यह गांव, यह घर, सब अगली पीढ़ियों के लिए एक नई मिसाल बनेगा। राधा ने महसूस किया कि अब उसका डर पूरी तरह मिट चुका है। जो कभी रहस्यमयी और भूताहा लगता था, वह घर अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। उसकी नानी की तरह वह भी अब इस परंपरा की रखवाली करेगी, प्रेम से, विश्वास से और खुले आकाश के नीचे उसी मिट्टी की खुशबू के साथ। बारिश का मौसम बीत चुका था और खेतों में नई हरियाली का विस्तार दिखाई दे रहा था। धान की कोंपलें अब कमर तक ऊंची हो गई थीं। गांव की पगडंडियां नम थीं, किंतु आकाश में धूप की किरणें अब साफ और गर्म दिखाई देतीं। राधा ने सुबह उठते ही देखा कि घर के आंगन में अब यह उसकी अपनी सांसों के साथ धड़कने लगा था। रसोई में जलती लकड़ी की महक हवा में घुल रही थी। शिवा पहले ही कुएं से ताज़ा पानी लेकर लौट आया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज पंचायत ने पूरे गांव की बैठक बुलाई है। अब जब बारिश खत्म हो गई है, अगले सीजन की योजना बनानी है। तुम्हें भी आना चाहिए। राधा ने सिर हिलाया। जरूर, अब यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी गांव है। उसके स्वर में अपनापन खुद ब खुद आ गया था। बैठक चौपाल में हुई। गांव के हर घर से कोई ना कोई आया था, बूढ़े, औरतें, बच्चे तक। खेतों में अच्छी पैदावार की खबरें सुनकर सबके चेहरों पर रौनक थी। परंतु चर्चा का विषय केवल खेती नहीं था। चौधरी हरिपाल ने कहा, हम सबने वर्षों तक इस घर और कुएं को सिर्फ डर की नजर से देखा, लेकिन राधा बिटिया ने हमें दिखाया कि परंपरा डर से नहीं, देखभाल से चलती है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर भविष्य की तैयारी करें। गांव की औरतों ने हामी भरी। एक बुजुर्ग किसान ने सुझाव दिया कि अगली पीढ़ी के बच्चों को खेती, पानी बचाने और मिट्टी की देखभाल की शिक्षा दी जाए। राधा ने यह सुनते ही मन सोचा, यही असली जीत है। हम स्कूल में हर महीने मिट्टी और पानी पर कार्यशाला रख सकते हैं, उसने कहा। बच्चे सीखेंगे कि यह जमीन सिर्फ उपज नहीं, जीवन देती है। लोगों की तालियों से चौपाल गूंज उठा। राधा को लगा कि उसकी नानी की आत्मा भी कहीं यह सब सुनकर मुस्कुरा रही होगी। दोपहर में बैठक खत्म होने के बाद राधा और शिवा घर लौटे। रास्ते में उन्होंने बच्चों को तालाब के किनारे खेलते देखा। कुछ बच्चे पेड़ लगाते हुए मिट्टी पर पानी डाल रहे थे। राधा ठिठक गई। उसे याद आया कि शहर में रहते हुए उसने कभी इस तरह की निश्चिंतता महसूस नहीं की थी। देखो, उसने कहा, यह बदलाव कितना जल्दी आया। अब इन्हें डर नहीं, उत्साह दिखाई दे रहा है। शिवा ने सहमति में सिर हिलाया। डर हटते ही जमीन खुद जीवन देने लगती है। लोग भी वैसा ही करते हैं। राधा ने महसूस किया कि यह गांव अब सिर्फ परंपरा का बोझ नहीं ढो रहा, बल्कि नई सोच के साथ बढ़ रहा है। शाम होते होते आसमान पर हल्के सुनहरे बादल छा गए। घर लौटकर राधा ने नानी की तस्वीर के पास दिया जलाया। हल्की हवा चल रही थी। दिए की लौ धीमे धीमे डोलती पर बुझती नहीं थी। उसने धीरे से कहा, नानी, आज गांव ने अपना नया रास्ता चुन लिया है। अब तुम्हारा वादा डर से नहीं, सीख से जिया जाएगा। हम सबने मिलकर इसे बदल दिया है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शिवा था। उसके हाथ में खेत से लाया ताजा धान का गुच्छा। सोचा ये घर भी नए अनाज की खुशबू से भर जाए। उसने कहा। राधा ने उस गुच्छे को दोनों हाथों से लिया। उसकी महक में मेहनत, बारिश और नई शुरुआत की पूरी कहानी थी। रात गहरी हुई तो आंगन में तारे वैसे ही चमक रहे थे
जैसे किसी ने अनगिनत दीपक टांग दिए हों। राधा ने ऊपर देखा और सोचा, यही असली संधि है। डर की परछाइयां खत्म हो चुकी थीं। परंपरा अब जीवन के उत्सव में बदल रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी जड़ें और भी गहरी हो रही हैं। शहर की दौड़ भाग से अलग यहाँ का हर दिन उसे नए सबक दे रहा था। मिट्टी की महक, पसीने की कीमत और उस प्रेम की ताकत जो पीढ़ियों को बांध कर रखता है। राधा अब जान चुकी थी कि उसकी कहानी यहीं थमने वाली नहीं। यह तो एक लंबी यात्रा का आरंभ है। आने वाले दिनों में खेतों में नई फसल उगेगी, बच्चे नई बातें सीखेंगे और यह घर, जिसने कभी उसे डराया था, अब नई पीढ़ियों के लिए उम्मीद का दीपक बनेगा। उसने गहरी सांस लेकर आंगन की ओर देखा। मिट्टी की विरासत आगे कौन संभालेगा? गांव के बच्चे तो सीख रहे हैं, लेकिन क्या अगली पीढ़ी भी इसे उतने ही प्रेम से अपनाएगी? उस दिन सुबह सुबह शिवा ने आकर कहा, शहर से कुछ मेहमान आए हैं, पंचायत ने तुम्हें बुलाया है। राधा हैरान हुई, कौन लोग? कहा गया है कि ये गांव की परंपरा और खेती पर शोध करने वाले हैं। लगता है किसी ने हमारी कहानी शहर तक पहुंचा दी है। राधा ने भीतर एक हल्की घबराहट महसूस की। कभी जो घर खुद को दुनिया से छुपाए रहता था, आज उसकी कहानी बाहर तक पहुंचने लगी थी। चौपाल में 3 लोग खड़े थे। एक मध्यम उम्र की महिला, उसके साथ 2 युवा छात्र। उनके कपड़ों और बोलचाल में शहर की झलक साफ थी। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, मैं डॉक्टर मीरा त्रिपाठी, दिल्ली विश्वविद्यालय से। हमने सुना कि इस गांव ने डर को परंपरा से अलग कर एक नया रास्ता बनाया है। हम इस बदलाव को समझना चाहते हैं। गांव वाले पहले थोड़े संकोच में थे, लेकिन राधा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत। मीरा ने चारों ओर देखते हुए कहा, आपकी पहल अद्भुत है। कई गांव अब भी पुरानी मान्यताओं के कारण विकास से दूर है। आप सबने दिखाया कि परंपरा को तोड़े बिना उसे नई दिशा दी जा सकती है। राधा ने महसूस किया कि उसकी नानी की आत्मा शायद इस पल पर गर्व कर रही होगी। दिन भर मीरा और उसकी टीम गांव में घूमी, बच्चों से बात की, खेत देखे, कुएं का पानी जांचा। शाम को उन्होंने राधा से निजी तौर पर कहा, आपकी कहानी प्रेरणा देगी। हम इसे किताब में लिखना चाहते हैं, लेकिन फैसला आपका होगा। राधा ने क्षण भर सोचा, कभी यह घर अपनी परंपरा को छुपाकर जीवित रहता था, अब यह खुलकर दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। अगर इससे दूसरे गांव डर के बजाय प्रेम से जीना सीखे, उसने कहा, तो इसे दुनिया तक पहुंचना चाहिए। रात को घर लौटते समय शिवा ने पूछा, तुम्हें कोई डर नहीं कि हमारी बात का गलत मतलब निकाला जाएगा? राधा ने मुस्कुराकर कहा, अब डरने का वक्त नहीं, हम जो है वही बताएंगे। झूठ। आंगन में दिए की लौ जल रही थी। राधा ने नानी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आज तुम्हारी कहानी गांव की सीमाओं से बाहर जाएगी। जो बीज तुमने बोया था वह अब पूरे देश में उगेगा। हल्की हवा चली, दिया डोलकर फिर स्थिर हो गया। राधा ने महसूस किया जैसे नानी की स्वीकृति उस लौ में झिलमिला रही हो। अगली सुबह गांव में एक नया उत्साह था। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि उनकी तस्वीरें अखबार में छपेंगी। बुजुर्ग गर्व से चौपाल पर बैठे थे। राधा ने चारों ओर देखा। ये वही गांव था जिसने कभी घर की परछाइयों से डरकर सांस ली थी, और अब वही गांव आने वाले कल का संदेश बन रहा था। राधा ने शिवा से कहा, शायद यही असली जीत है, जब हमारी परंपरा सिर्फ हमें नहीं दूसरों को भी रास्ता दिखाए। शिवा ने हंसते हुए जवाब दिया, और ये सब तब हुआ जब तुमने पहली बार उस घर का दरवाजा खोला था। कौन सोच सकता था कि एक डर से शुरू हुई कहानी इतने दूर। अब यह घर सिर्फ उसकी नानी की याद या गांव की परंपरा नहीं रहा, यह आने वाले समय का दीपक बन चुका था, जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैलने को तैयार थी। सुबह की हल्की गुलाबी किरणें खेतों पर बिखर रही थीं। सर्दियों की हवा में धान की कटाई की मीठी गंध फैली हुई थी। राधा ने आंगन का दरवाजा खोला तो उसे लगा जैसे यह वही घर नहीं है जिसमें वह पहली बार आई थी। कभी डर से चुप रहने वाली दीवारें अब धूप में चमक रही थीं, जैसे अपनी कहानी खुद सुनाना चाहती हों। रसोई से लकड़ी की धीमी महक आ रही थी। शिवा ने पहले ही चूल्हे पर चाय चढ़ा दी थी। उसने मुस्कुराकर कहा,
आज मीरा जी का फोन आया था। उनकी किताब का काम लगभग पूरा हो गया है। वे चाहती हैं कि तुम आखिरी बार शहर आकर उनसे मिलो ताकि तुम्हारी सहमति से सब छपे। राधा ने कुछ क्षण सोचा। शहर कितने समय से नहीं गई। अब तो यही गांव मेरा सब कुछ है। यही वजह है कि वे चाहती हैं तुम। राधा ने गहरी सांस ली। ठीक है, जाऊंगी, लेकिन इस बार सिर्फ अपनी कहानी नहीं, गांव की भी बात करूंगी। शहर का सफर अलग ही था। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए राधा ने देखा कि खेत धीरे धीरे सड़कों में और सड़कों के किनारे इमारतों में बदलते जा रहे थे। वह अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, वही शहर जहां उसने सालों बिताए थे, मगर कभी अपनापन महसूस नहीं किया। दिल्ली पहुंची तो मीरा पहले से इंतजार कर रही थी। उनका दफ्तर किताबों और नोट्स से भरा था। मीरा ने उत्साहित होकर कहा, राधा, आपकी कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। यह किताब सिर्फ परंपरा की नहीं, साहस की मिसाल बनेगी। राधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस इतना ध्यान रहे कि किताब डर की नहीं, सीख की बात करे। लोग जाने कि परंपरा का मतलब अंधविश्वास नहीं, जिम्मेदारी है। मीरा ने भरोसे से सिर हिलाया। यही तो असली संदेश है, और हम इसे उसी तरह लिखेंगे। किताब के विमोचन का दिन आया। एक छोटे से हॉल में गांव और शहर दोनों के लोग मौजूद थे। मंच पर रखी किताब का नाम था धरती का वादा। कवर पर गांव के पुराने कुएं की तस्वीर थी, जिसके पास बच्चों के हंसते चेहरे उकेरे गए थे। जब राधा को बोलने के लिए बुलाया गया, उसने गहरी सांस लेकर कहा, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह उस मिट्टी की आवाज है जो हमें जीना सिखाती है। हमारी नानी ने हमें डर के बजाय देखभाल की परंपरा सौंपी थी। हमने सीखा कि खून से नहीं, दिल से की गई संधि पीढ़ियों को जोड़ती है। आज अगर हमारा गांव बदल पाया तो इसलिए कि हम सबने मिलकर जिम्मेदारी को अपनाया। श्रोताओं में सन्नाटा था, फिर तालियों की गड़गड़ाहट। राधा को लगा जैसे गांव की मिट्टी की खुशबू इस हॉल तक पहुंच गई हो। वापस लौटते समय बस की खिड़की से उसने रात के आसमान को देखा। दूर दूर तक बत्तियां टिमटिमा रही थीं, जैसे धरती पर तारे उतर आए हों। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस इंसान तक पहुंचेगी जो अपने डर को प्रेम में बदलना चाहता है। गांव लौटने पर उसका स्वागत किसी त्योहार की तरह हुआ। बच्चे दौड़ते हुए आए, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। कुएं के पास रंगोली बनाई गई थी और दीपक जल रहे थे। शिवा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी किताब ने सबको गर्व दिया है। अब लोग दूर दूर से आने की बात कर रहे हैं, सीखने की बात कर रहे हैं। राधा ने चारों ओर देखा। वही खेत, वही घर, पर अब हर चीज में एक चमक थी। उसने धीरे से कहा, यह जीत मेरी नहीं, हमारी है, इस मिट्टी की है। आंगन में खड़े होकर उसने आसमान की ओर देखा। तारे उतने ही चमकीले थे जितने पहली रात जब वह इस घर में आई थी, पर आज उसका दिल बिल्कुल अलग था। न कोई भय, न कोई अनिश्चितता, बस एक शांत विश्वास कि यह रोशनी अब पीढ़ियों तक गूंजेगी। नानी की तस्वीर के पास रखे दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे आशीर्वाद में ठहरी हुई। राधा ने मन ही मन कहा, नानी, तुम्हारा बीज अब हर जगह अंकुरित हो रहा है, डर से नहीं, रोशनी से। और उस रात गांव की हवा में एक नई मिठास घुल गई, मिट्टी की, जिम्मेदारी की और उस प्रेम की जो किसी एक घर में नहीं, पूरी धरती में गूंजता है।